विक्रांत को देखते ही सारे लोग डर से कांपने लगे और अपने कदम पीछे खिसकाने लगे। कुछ लोग तो वहाँ से भाग भी गए थे। वहाँ हर कोई विक्रांत को जानता था कि विक्रांत कितना पावरफुल आदमी है। विक्रांत ने उस घायल आदमी पर जाकर गन पॉइंट कर दिया और बिना एक्सप्रेशन से अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम्हें पैसे चाहिए या मौत? जल्दी डिसाइड करो। अगर मौत चाहिए तो मैं 1 ही सेकंड के अंदर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। विक्रांत को देखकर वो आदमी घबराते हुए हाथ जोड़कर तुरंत बोला, नहीं, मुझे मत मारिए साहब, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए साहब। विक्रांत तिरछा मुस्कुराया और बोला, गुड, अगर यही पहले कर लिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना बोलकर वो फिर से जाकर अपनी कार में बैठ गया। व्यांश भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर कार वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उनकी कार एक गोदाम के बाहर रुकी। विक्रांत और व्यांश दोनों कार से उतरकर सीधा अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। वहाँ सिर्फ दर्द से चिल्लाने की आवाजें ही गूंज रही थी। अंदर जाकर विक्रांत एक सोफे पर बैठ गया और व्यांश उसके बगल में खड़ा हो गया। उनके सामने ही 2 आदमियों को जंजीरों से बांधा गया था और उन्हें चाबुक से बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा था। जब जब उन पर चाबुक पड़ता तब तब उन आदमियों की बहुत बुरी चीख उस रूम में गूंज जाती। उन दोनों आदमियों की हालत अधमरे जैसी हो गई थी। बहुत मुश्किल से उन दोनों की सांसें चल रही थी, क्योंकि उन दोनों को कुछ दिन से लगातार घंटों तक मारा जा रहा था, जिससे उनके चमड़े उजड़ गए थे और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। लेकिन फिर भी उन पर कोई रहम न दिखाते हुए अभी तक मारा जा रहा था। विक्रांत ने सामने टेबल पर से एक सिगरेट लेकर अपने होठों के बीच दबा लिया तो व्यांश ने जल्दी से लाइटर से सिगरेट जलाया। विक्रांत सिगरेट की कस भरते हुए सामने उन आदमियों को देखने लगा जिन्हें अभी भी मारा जा रहा था। उन आदमियों की चीखती हुई आवाजें सुनकर विक्रांत ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे उन आवाजों को सुनकर बहुत सुकून मिल रहा हो। तभी व्यांश ने बिना एक्सप्रेशन से कहा, विक्रांत, ये वही दोनों हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पुणे की वेपन फैक्ट्री में आग लगाई थी और जिस ट्रक में हथियार लोड होकर जा रहे थे उनके साथ भी हेरा फेरी में इन्हीं दोनों का हाथ था। लेकिन बहुत पूछने पर भी इन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला कि इनके पीछे कौन है। विक्रांत उन दोनों आदमियों की तरफ एकटक देखते हुए सिगरेट की कश भर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने सिगरेट की कश भरी और धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, अब जब ये दोनों कुत्ते अपने मालिक के लिए इतने ही वफादार हैं, तो इन्हें इनकी वफादारी का इनाम तो देना बनता है। बोलकर उसने टेबल पर रखे एक धारदार चाकू की तरफ इशारा किया तो व्यांश तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने सामने खड़े एक गार्ड की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत टेबल के पास आया और वो धारदार चाकू लेकर उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ गया। विक्रांत के चेहरे पर एक भयानक स्माइल आ गई। जो आदमी चाबुक से उन दोनों आदमियों को मार रहे थे, अब उनके हाथ में चाबुक की जगह एक एक धारदार चाकू था। उन्होंने उन दोनों आदमियों के हाथों से जंजीरें को खोलकर उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया और उनके गर्दन पर वो चाकू रख दिया। दोनों आदमी लगभग मर ही चुके थे, बस उनकी सांसें ही नहीं रुकी थी, लेकिन अब कुछ देर में रुकने ही वाली थी। उन दोनों का चेहरा विक्रांत के सामने था, जिन्हें देखकर विक्रांत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, विक्रांत सिंह शेखावत को अगर किसी इंसान तक पहुंचना हो तो उसे इन जैसे कुत्तों की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठा और बोला, खैर, मैं बस इन दोनों का चेहरा देखने आया था, बाकी इन दोनों को इनका इनाम दे दो। जैसे ही उसने ये कहा, एक आखिरी आवाज वहाँ गूंज गई। उसके साथ ही विक्रांत के होठों की मुस्कुराहट और लंबी हो गई। विक्रांत और व्यांश दोनों गोदाम से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त एक वार्ड में थी। वो बेड पर लेटे एक फीमेल पेशेंट को पकड़कर रोते हुए हॉस्पिटल स्टाफ से बार बार एक ही बात कह रही थी, प्लीज मेरी मम्मा को हॉस्पिटल से मत निकालिए, मैं इनके ट्रीटमेंट के लिए कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी। प्लीज कुछ दिनों का और टाइम दे दीजिए, जब मेरी सैलरी मुझे मिल जाएगी तब मैं सारे बिल्स पे कर दूंगी। प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए, ऐसी हालत में मैं अपनी मम्मा को कहाँ लेकर जाऊंगी। ईशानी के तमाशा करने से एक स्टाफ इरिटेट होकर बोली, ईशानी, तुम 3 महीने से यही कह रही हो कि तुम जल्द ही इनके इलाज के पैसे जमा कर दोगी। अब तक तुम इनकी दवाइयों का और हॉस्पिटल में रहने का खर्चा तक नहीं दे पाई, तो तुम इनकी ट्रीटमेंट का पैसा कैसे दोगी? कितना इंतजार करें हम? पहले ही बहुत फ्री में इनका इलाज हो चुका है। कब तक हम तुम्हारी माँ को फ्री में इस हॉस्पिटल में रखेंगे? अगर तुम पैसे टाइम से जमा कर देती तो ये नौबत नहीं आती। आगे वो थोड़ा रूडली बोली, ईशानी, तुम्हारी माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। अगर बिना इलाज के उन्हें कुछ हो गया तो हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होगी, और तुम्हें तो पता है कि बिना पैसे के तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए हमें मत रोको और इन्हें यहाँ से ले जाओ। ईशानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, साथ ही उसके दिल में बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी एक फीमेल डॉक्टर वार्ड में आई। उन्हें देखते ही एक फीमेल स्टाफ उनके पास जाकर बोली, देखिए ना स्वाति मैम, ईशानी हमारी बात नहीं मान रही है। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ गई है। अब आप ही समझाइए। उसी वक्त ईशानी डॉक्टर स्वाति के पास आकर आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर प्लीज इन्हें कहिए ना कि ये मेरी मम्मा को हॉस्पिटल से न निकाले। आपको पता है ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी मम्मा के। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी ऐसी हालत में? प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए, मैं पैसे कहीं से भी लेकर आऊंगी। बस आप मेरी मम्मा को मत निकालो यहाँ से।
ईशानी के इतना गिड़गिड़ाने से वो डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोली, देखो ईशानी, हम तुम्हारी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। हमने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हालत पर तरस खाकर इन्हें इतने दिन तक यहाँ रहने दिया, लेकिन अब हम इन्हें और नहीं रख सकते। हम मजबूर हैं ईशानी, तुम हमारी भी सिचुएशन समझो बेटा। हमारे भी ऊपर कोई है जिसकी हमें बात माननी पड़ती है। ईशानी, मेरी मानो तो अपनी माँ को ऐसे हॉस्पिटल में ले जाओ जिसे तुम अफोर्ड कर सको। कुछ दिन तक उनका वहाँ ट्रीटमेंट करवाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम इन्हें फिर से यहाँ एडमिट करवा देना। ये सुनकर ईशानी के आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त मोटे मोटे आंसुओं की नदियां बह रही थी। तभी डॉक्टर ने एक स्टाफ से कहा, पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए रेडी करो। जैसे ही ईशानी ने ये सुना, वो फिर से उन्हें रोकने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और डिस्चार्ज के लिए पेशेंट को रेडी करने लगे। ईशानी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं था। ईशानी हिम्मत हार कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और बहुत बुरी तरह रोने लगी। तभी किसी की कड़क आवाज पूरे वार्ड में गूंज गई, रुक जाओ। जैसे ही किसी के रुक जाओ कहने की आवाज आई, सब अपनी जगह पर जम गए और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। ईशानी जो फूट फूट कर रो रही थी, वो भी एक पल के लिए शांत हो गई और अपनी नम आंखों से दरवाजे पर देखने लगी। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी काली और गहरी आंखें साफ नजर आ रही थी। तभी वो आदमी वार्ड के अंदर आया और हॉस्पिटल स्टाफ से बोला, मैं इस पेशेंट का हॉस्पिटल बिल पे करूंगा। उस आदमी की बात सुनकर ईशानी शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है, जबकि ईशानी का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी माँ के। ईशानी अपने आंसू पोंछते हुए उठी और उस आदमी के पास जाकर बोली, अंकल आप कौन है? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट नहीं दिख रही थी। फिर वो अपने सख्त आवाज में बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ईशानी हैरान से उसे देखने लगी। वो कुछ मिनट तक शांत होकर उस आदमी को देखती रही। फिर वो नासमझी में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस आदमी ने धीमी आवाज में ईशानी से कहा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ईशानी हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। फिर एक नजर सारे स्टाफ और अपनी माँ को देखकर वो उस आदमी के साथ बाहर चली गई। सारे हॉस्पिटल स्टाफ एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद ईशानी कॉरिडोर में आंखें बड़ी की, शॉक्ड होकर उस आदमी को देख रही थी, क्योंकि उस आदमी ने शायद कुछ ऐसा कहा था जिसपे उसे यकीन नहीं हो रहा था। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस आदमी की बातों का क्या जवाब दे। तभी उसने उस आदमी को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं पैसों के लिए अपने ईमान को नहीं बेचूंगा। मुझे पता है मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा घटिया काम करूंगी? आपने जो कहा वो बहुत बड़ा फैसला है। मैं किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। मुझे नहीं पता कि आपका इसमें क्या फायदा है और आपने इसके लिए मुझे ही क्यों चुना। क्यों आप उस इंसान के साथ ऐसा करना चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके इस डील को मना करती हूँ। इतना बोलकर वो आंखों में आंसू लिए लाचार कदमों से वहाँ से जाने लगी। तभी उस आदमी ने उसे रोकते हुए गहरी आवाज में कहा, सोच लो, जिस तरह की तुम्हारी हालत है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी माँ को बचा पाओगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ बिना इलाज के ही मर जाए? ये सुनते ही ईशानी के कदम अपनी जगह रुक गए और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उस आदमी ने आगे कहा, एक बार मेरी डील के बारे में सोचो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा जिससे तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती हो और एक अच्छी जिंदगी भी जी सकती हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें जिंदगी भर उसी में बंद कर रहना है। तुम्हारा बस एक ही दिन का काम है, फिर उसके बाद तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। सोच लो। सारी बातें तो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है। इस काम में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। जब काम खत्म हो जाएगा तो तुम मेरे लिए अजनबी और मैं तुम्हारे लिए अजनबी। एंड अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। तुम उनकी जान बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर ईशानी गहरी सोच में चली गई। उसे सिर्फ अपनी माँ की ही चिंता हो रही थी, जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसके कान में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, बिना पैसे के तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो सकता। उसकी कानों में ये बात सुई की तरह चुभ रही थी। उसने अपनी नम आंखों से उस आदमी की तरफ देखा। कुछ देर बाद सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर वार्ड से चले गए थे, क्योंकि उस आदमी ने अपने कहे अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का सारा बिल पे कर दिया था। इसीलिए ईशानी की माँ को हॉस्पिटल से नहीं निकाला गया। वही ईशानी बेड के पास बैठकर अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। वो रोते हुए बोली, मम्मा, मैं आपको बचाने के लिए क्या करूँ? उस अंकल की बात मानने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्यों मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है मम्मा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। जब आपको पता चलेगा कि आपकी ईशानी ने क्या किया है तो शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन मम्मा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा। इतना बोलकर वो उनसे और कसकर लिपट गई और रोने लगी। रात का वक्त, ईशानी एक रूम में ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी। वो इस वक्त लाल शादी के जोड़े में थी। उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था।
क्योंकि उसकी आत्मा इन सब चीजों के लिए मान ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू गालों पर फिसल रहे थे। वो आईने में खुद को देख रही थी। उसका चेहरा मुरझाया और बिना भाव का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में हो। तभी उसने अपना फोन निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसके फोन में उसकी माँ की फोटो थी। वो अपने आंसू पोंछकर नम आंखों से दर्द भरी आवाज में बोली, मम्मा, आपने कहा था कि आप मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है मम्मा। आज आपकी ईशानी शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ खेलने जा रही है, वो भी पैसों के लिए। मुझे नहीं पता मैं जिससे शादी करने जा रही हूँ वो कौन है, कैसा दिखता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। बस मेरे लिए आप मायने रखती हो, इसलिए मम्मा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे मुझे आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, आपके लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है, इस शादी का क्या अंजाम होगा, लेकिन हर बार की तरह आज भी आपके लिए मैं हर अंजाम से गुजरने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, तो इस शादी के अंजाम से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर उसने खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग किया और अपने आंसू पोंछने लगी। उसी वक्त रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही ईशानी ने आवाज सुनी, उसने तुरंत घूंघट कर लिया और अपना फोन अपने लहंगे में छिपाकर खड़ी हो गई। तभी शशिकला जी मुस्कुराते हुए अंदर आई और ईशानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, रितिका बेटा, रेडी हो गई? ईशानी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। शशिकला जी ने जब ईशानी को घूंघट में देखा तो वो उसके करीब आकर हैरानी से बोली, रितिका बेटा, तुमने ये घूंघट क्यों कर रखा है? तुम्हें घूंघट करने की जरूरत नहीं है, हम इतने भी पुराने ख्यालात वाले नहीं हैं, इसलिए तुम ये घूंघट हटा दो। शशिकला जी की बात सुनकर ईशानी घबरा गई। उसने तुरंत सिर ना में हिला दिया। उसके ऐसा करने से शशिकला जी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि आज रितिका उन्हें कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वो ईशानी को अपनी शक भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अचानक ही उनके हाथ ईशानी की घूंघट की तरफ बढ़ने लगे। ईशानी डर से अंदर ही अंदर कांपने लगी। वो मन ही मन मनाने लगी कि वो किसी तरह बच जाए। तभी एक लड़की रूम की तरफ बोलते हुए आई, बड़ी माँ, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं, आप जल्दी उन्हें लेकर नीचे चलिए। ये बोलते बोलते वो रूम में आ गई और ईशानी और शशिकला जी को देखने लगी। शशिकला जी के हाथ अपनी जगह पर रुक गए थे। तभी उस लड़की ने फिर से कहा, बड़ी माँ, जल्दी से दुल्हन को लेकर चलिए, मुहूर्त हो गया है। शशिकला जी ने कहा, हाँ कशिश, तुम चलो, मैं रितिका को लेकर आती हूँ। कशिश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दरवाजे की तरफ मुड़ गई, लेकिन उसके कदम रुक गए और वो पलटकर ईशानी को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगी। ईशानी को घूंघट में देखकर वो मुंह बनाकर मन में बोली, इस फैशन की दुकान को कब से घूंघट का शौक हो गया? कहीं इसके अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? चलो छोड़ो, मुझे क्या, जो चाहे वो करे। इतना सोचकर वो फिर से दरवाजे की तरफ मुड़ी और रूम से बाहर चली गई। शशिकला जी ज्यादा ध्यान न देते हुए ईशानी को लेकर नीचे आ गई और उसे मंडप पर ले जाने लगी। ईशानी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन वो अपनी माँ के लिए ये सब करने के लिए मजबूर थी। वही एक आदमी इन सारी चीजों पर नजर रख रहा था। ये आदमी वही था जिसने ईशानी को ये सब करने के लिए कहा था। वो यहाँ गेटअप चेंज करके आया था, जिससे वो 50 या 60 साल का आदमी लग रहा था, जिसकी वजह से उसे पहचानना मुश्किल था। शशिकला जी ने ईशानी को मंडप पर बैठा दिया। वहीं मंडप के कुछ दूर सोफे पर रितिका के डैड विश्वजीत ठाकुर, उसका भाई विनय ठाकुर और चाचा शशांक ठाकुर बैठे थे। जैसे ही उन लोगों ने ईशानी को देखा, जो उन्हें रितिका लग रही थी, उनके चेहरे पर एक गुरूर झलकने लगा, क्योंकि रितिका की शादी एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रांत सिंह सिखावत से होने जा रही थी। रितिका अपनी फैमिली में इकलौती लड़की थी, जिसे उन लोगों ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसके पास ही विक्रांत के डैड श्रीकांत सिंह सिखावत और उसके चाचा विक्रम भी बैठे थे। वो सब भी बहुत ही रौब से वहाँ बैठे मंडप की तरफ देख रहे थे। उसी वक्त एक ब्लैक कार पैलेस के सामने आकर रुकी। विक्रांत अपने ब्लेजर को हाथ में लेकर बहुत ही दमदार तरीके से कार से उतरा और सीधा पैलेस के अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर आया, वहाँ मौजूद सारे लोग उसे देखने लगे। विक्रांत ने वहीं खड़े एक सर्वेंट को अपना ब्लेजर थमा दिया और मंडप की तरफ बढ़ गया। तभी विक्रम जी उसे रोकते हुए बोले, विक्रांत, तुम ये कपड़े पहनकर मंडप पर नहीं बैठ सकते, इसलिए जल्दी जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। विक्रांत ने बिना एक्सप्रेशन से कहा, मैं इन फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इतना बोलकर वो तेज कदमों से जाकर मंडप पर बैठ गया। क्या विक्रांत और ईशानी की शादी हो जाएगी? या वक्त रहते विक्रांत ईशानी को पहचान लेगा? आगे जानने के लिए सुनिए माय बिलियनेयर किंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।